और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब दारमा घाटी में बड़ा ग्लेशियर टूट गया है। ग्लेशियर टूटने से घाटी को जोड़ने वाली रोड दुक्तू के पास बंद हो गई है। जिस वक्त ग्लेशियर टूटा उस वक्त 8 लोग यहीं से गुजर रहे थे। गनीमत ये रही कि सभी सुरक्षित हैं। घाटी को जोड़ने वाली रोड बंद होने से ग्रामीणों के साथ ही पंचाचूली देखने गए सैलानी भी फंस गए हैं। ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने के कारण रोड के 2 दिन तक खुलने के आसार नहीं है। विजयवर्धन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजयवर्धन, बताया जा रहा है ग्लेशियर टूटने से रास्ता बंद हो गया है, अभी फिलहाल क्या अपडेट? मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पर ग्लेशियर टूटने के बाद रास्ता बंद हुआ है तो स्थानीय लोग हैं या जो पंचाचूली के लिए सैलानी गए थे उनको दिक्कत है। हालांकि वो सुरक्षित हैं सभी लोग, लेकिन फिलहाल 2 दिनों तक वो आवाजाही नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा ग्लेशियर टूटा है और उसको साफ करने में CPWD को वहां पर समय लगना है और 2 दिन बताए जा रहे हैं कि 2 दिन बाद ही रास्ता खुल पाएगा। लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड है उत्तराखंड के उच्च हिमालयी इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद लगातार ग्लेशियरों के टूटने की घटना हो रही है। ये दारमा घाटी में हुई है, इससे पहले ब्यास घाटी में भी ग्लेशियर टूटे थे। तो और हालांकि मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी जारी की है कि तकरीबन 10,000 फीट से अधिक की हाइट के जो इलाके हैं वहां पर इस तरीके की घटनाएं लगातार हो सकती हैं। विजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उस वक्त 8 लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, कोई फंसा तो नहीं है वहां पर फिलहाल? नहीं, देखिए ये संयोगी था कि वो लोग सभी सुरक्षित हो गए क्योंकि कुछ लोगों की नजर पहाड़ी में ग्लेशियर टूटे हुए ग्लेशियर पे पड़ गई तो सब लोग सुरक्षित अपने स्थानों पर पहुंच गए। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर में सोशल मीडिया में महिलाओं का मारपीट की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल एक वीडियो में 2 महिलाएं आपस में लड़ती दिख रही हैं। सरे बाजार मारपीट करने के बाद दोनों महिलाएं थाने पहुंची तो पता चला कि आपस में सगी बहनें हैं, किसी घरेलू विवाद के चक्कर में भिड़ गई थी। पुलिस के अनुसार दोनों में राजीनामा हो गया है और उनको चेतावनी देकर रवाना कर दिया गया है। और देहरादून में पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवा बेचने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी बाजार में करीब 50 लाख रुपए इन नशीली दवाइयों की कीमत है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए SSP दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि दोनों आरोपी देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के आयुष मेडिकल स्टोर और वंश मेडिकल स्टोर की आड़ में पिछले कई सालों से नशे की गोलियां बेच रहे थे। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ड्रग विभाग को दी है। मामले का खुलासा करने वाली टीम को IG गढ़वाले 40,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। हमारी टीम गई, हमारी टीम ने जब पुख्ता हुआ कि भाई बेचे जा रही हैं तो हमने फिर कल शाम को रेड किया। रेड करने पर आपका ट्रामाडोल के 56,448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्फ्रा जोलाम के 11,400 टैबलेट जो हैं बरामद हुए हैं। मार्केट में ये जो भारी खेप है इसका कीमत जो है लगभग 50 लाख रुपया आंकी गई है। हिमाचल की तर्ज पर ठोस भू कानून पर चर्चा के लिए आयोजित एक गोष्ठी में भगत सिंह कोश्यारी ने अपने अंदाज में खूब खरी खरी सुनाई। कोश्यारी ने कहा कि सिर्फ नारे लगाने, भाषणबाजी से उत्तराखंड का विकास नहीं होगा। कोश्यारी ने कहा कि इसके लिए हमें पहले अपने भू संसाधनों का समुचित उपयोग करना होगा। कोश्यारी ने कहा कि भू कानून तो आ ही जाएगा, हिमाचल से भी अच्छा कानून आ जाएगा, लेकिन उस भू कानून का करोगे क्या जब गांव में रहोगे नहीं। कोश्यारी जी को बुला, भू संशोधन, भू कानून ये उसका एक छोटा सा अंग है, वो जरूरी अंग है, उसे होना चाहिए, वो ठीक है, वो जरूरी अंग है। लेकिन किसी चीज को केवल पार्शियली देखोगे तो काम नहीं चलेगा। किसी को इन टोटलिटी देखो, इसको आप लोग होलिस्टिक अप्रोच कहते क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एनालिसिस जो जानता है नीति सत्ता भी जानते हो, तो उस लिहाज से जब तक देखोगे नहीं तो मैं सोचता हूं कि हम कितना ही संशोधन करें, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड, स्वाभिमानी उत्तराखंड, ये तब तक बनेगा नहीं। परंतु तो हमारा कहना है, हम पहले संकल्प लें कि भाई हम अपने गांव में जाएंगे, गांव में बसेंगे नहीं
तो तुम कितने ही कानून बना दो। वहीं उत्तराखंड में खाली पड़े मंत्री पदों को भरने पर भले ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो, लेकिन विपक्ष सरकार को मंत्री पद खाली रखने की हिदायत दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि मंत्री पद खाली रखकर सरकार ने जनता का बोझ कम किया है। ये बात अलग है कि बीजेपी जल्द ही खाली पदों को भरे जाने का दावा कर रही है। देखिए रिपोर्ट। त्रिवेंद्र सरकार की तर्ज पर ही धामी सरकार ने भी मंत्रियों के 3 पद खाली रखे हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद ये संख्या बढ़कर 4 पहुंच गई है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रियों के खाली पदों को भरा जाएगा। खाली पदों पर काबिज होने के लिए बीजेपी के दर्जनों विधायक सपने संजोए बैठे हैं, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत मंत्री पद खाली रखने पर सीएम पुष्कर धामी की पीठ थपथपा रहे हैं। और हरीश रावत का कहना है कि सरकार में काबिज सभी मंत्रियों का परफॉर्मेंस काफी खराब है और ऐसे में सीएम मंत्रिमंडल का विस्तार न कर प्रदेश की जनता को राहत दे रहे हैं। किसी ने वन विभाग का चौपट कर दिया है, किसी ने पानी के विभाग को चौपट कर दिया है। जब ये सभी चौपट सिद्ध हो रहे हैं तो उसमें 4 और आ जाएंगे तो राज्य का बोझ बढ़ेगा। इस काम में मैं धामी जी की सराहना करता हूं। लेकिन बीजेपी की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गंभीर मंथन जारी है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते मंत्री पद भरने में कुछ देरी हो रही है। साथ ही बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद इस बारे में राय मशवरा कर फैसला कर दिया जाएगा। जल्दी भरने चाहिए। कोशिश है कि बैठेंगे, अभी कर्नाटक का चुनाव खत्म हो रहा है, उसके बाद बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा वो काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार भले ही सीएम का विशेषाधिकार हो, लेकिन अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत हर मुद्दे के केंद्र में खुद को ला खड़ा करते हैं। ऐसे में अब खाली पड़े मंत्री पदों को लेकर उनकी राय ने नई बहस को जन्म दे दिया है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से सरकारी पदों में एडजस्ट होने का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं को एक और नई डेट मिल गई है। पार्टी का कहना है कि अभी सेंट्रल लीडरशिप चुनाव में बिजी है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव निपटने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। वहीं कर्नाटक में सत्ता में लौटने का दावा कर रही कांग्रेस चुटकी ले रही है कि ना तो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। कांग्रेस को अपने अंदर का संतोष की चिंता करनी चाहिए। हमारे यहाँ अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, समय के साथ हम कार्यकर्ताओं की कहाँ उपयोगिता उसको तय करते हैं। अनेकों कार्यकर्ता मंत्रिपरिषद में रहते हैं, बाद में उन्हें संगठन काम में लगाया जाता है। केंद्र में भी ये पद्धति राज्य में भी रहती है। बीजेपी जो है उसको झुंझुनने की तरह इस्तेमाल करती है खाली पदों को, ताकि और विधायकों को ये लालच रहेगा यार मेरा नंबर आ सकता है, मेरा नंबर आ सकता है, लेकिन इससे आम जनता का नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसे बेचने के मामले में सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते भूमाफिया पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। दरअसल इस पूरे मामले पर गढ़वाल कमिश्नर की ओर से 2 बार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखें। राजपुर क्षेत्र के गुजराड़ा मानसिंह इलाके में सरकार की लगभग 3 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा करने के बाद उसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का मामला सामने आया है। जब मामला सामने आया तो साल 2021 में गढ़वाल कमिश्नर ने डीएम को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, दोबारा कमिश्नर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि सक्षम राजस्व अधिकारी को अवैध कब्जे पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया जाए। सरकारी सिस्टम की सुस्ती से 3 साल बीत गए, लेकिन सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले खुले घूम रहे हैं। इस पूरे मामले पर कानूनगो और पटवारी को तो सस्पेंड किया गया, लेकिन भूमाफिया पर कार्रवाई की फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। अब जिलाधिकारी देहरादून का कहना है कि पत्र मिला है और इस पर कार्रवाई न होने के क्या कारण रहे, इसकी जांच की जाएगी। ये पत्र अभी मुझे भी रिसीव हुआ है। मैं अभी इसकी दिखवाती हूँ कि क्या कारणवश इस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नियमानुसार जो भी कार्रवाई इसमें तत्काल की जानी है मेरे द्वारा की जाएगी। जहां एक और सरकार सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रदेश स्तर पर बड़ा अभियान चला रही है,
कि देखिए अतिक्रमण एक ऐसी चीज है कि कोई भी इसको जायज नहीं ठहरा सकता है, और जहां भी अतिक्रमण है, जिस प्रकार का भी अतिक्रमण है, उसको हमने कहा है कि हम खाली करवाएंगे और उस दिशा में काम चल रहा है। सभी अधिकारी, प्रशासन के लोग जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सभी काम को करेंगे। वहीं अपनी ही सरकारी भूमि पर भूमाफिया के कब्जे होने के बाद भी सिस्टम की लापरवाही से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई हो पाती है, या फिर भूमाफिया पर कार्रवाई की फाइल इधर से उधर धूल फाकेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से विशाल गर्ग की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है रामनगर से, जहां पर कॉर्बेट के बिजरानी रेंज में 4 अवैध मजदारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कॉर्बेट प्रशासन ने अवैध मजदारों को लेकर जारी किया था नोटिस, और नोटिस का जवाब नहीं देने पर कॉर्बेट प्रशासन ने अवैध मजदारों पर प्रशासन ने बुलडोजर किस प्रकार से चला है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये साफ तौर पर कहा भी गया है कि जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा किसी भी प्रकार का, वहां पर प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा। उत्तराखंड में मजारों पर चल रहे सरकारी बुलडोजर को लेकर पहली बार वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बड़ा बयान दिया है। शादाब शम्स का कहना है कि अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड में रजिस्टर मजारों पर भी बुलडोजर चला रहे हैं। हरिद्वार में शनिवार को अवैध रूप से हटाई गई मजार की कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहे थे कि कुछ मजार ऐसी भी हटाई गई हैं जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हैं। ऐसे में अब चुप्पी तोड़ते हुए शादाब शम्स का कहना है कि मुख्यमंत्री से इस मसले पर बातचीत करेंगे। कुछ अधिकारी गलत नीयत से कार्रवाई कर रहे हैं। की बातें लगातार सामने आ रही हैं कि ऐसी भी कई मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। अधिकारी अपनी सेटिंग करके ऐसी मज़ारों के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं जो कि वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, और उनको बताने के बावजूद कि ये बता दिया गया है और उसके बावजूद वो नहीं रुक रहे। तो ये गंभीर विषय है, इसकी गहनता से जांच करेंगे और जांच करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साइबर अपराध के नए नए कारनामों से बचने के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रविवार को देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार के साइबर अपराधियों से जुड़ी एक किताब के विमोचन के मौके पर सीएम ने कहा कि पुलिस ने साइबर अपराधियों पर काफी शिकंजा कसा है। डीजीपी ने साइबर एक्सपर्ट ओपी मिनोचा के साथ मिलकर किताब लिखी है। किताब में साइबर अपराधियों से जुड़े 13 ऐसी दिलचस्प कहानियां हैं जो बताती हैं कि साइबर चोर किस कदर ठगने के मामले ढूंढते रहते हैं। देखिए, हमारे डीजीपी श्री अशोक कुमार जी के द्वारा आज ये साइबर एनकाउंटर्स और उनके सह लेखक, उनके साथी मनोज मिनोचा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं और जाने अनजाने में लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो ये पुस्तक उन सभी को जागरूक करने में और उन सभी से कहीं चेताने का काम करेगी। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं समझता हूँ एक चर्चा होगी जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए आने वाले समय के लिए उन सब से हमको चेताने का और बचाने का काम करेगी। देहरादून जेल के कैदी अब पहाड़ी गानों के साथ प्यार भरे नगमे भी सुन रहे हैं। गीत संगीत से अब उनका व्यवहार भी बदलने लगा है। देहरादून की जेल में कैदियों के मनोरंजन के लिए ठीक 1 साल पहले रेडियो जेल की शुरुआत एक एनजीओ ने की थी, जिसमें रेडियो जॉकी भी कैदी थे और सुनने वाले भी कैदी ही थे। जेल के कैदी हर दिन गाने की फरमाइश के लिए चिट्ठी के माध्यम से रेडियो तक पहुंचाते थे, जिनके लिए हर दिन 30 से 40 गाने कैदियों की फरमाइश पर चलाए जाते हैं। कैदी जो मानसिक अवसाद में होते हैं, चारों तरफ से टूट के आए हुए होते हैं, और उनको इस अवसाद से उबारने में जेल रेडियो हमारी बहुत मदद कर रहा है और हमें बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। गानों में सबसे ज्यादा पहाड़ी गाने चलाए जाते हैं। इसके साथ ही प्यार भरे नगमे भी कैदियों की फरमाइश रहती है। संगीत सुनने से कैदियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, जेल का रेडियो रोज ग्रो करता है। ये इन हाउस प्रोडक्शन है। जेल के बंदी इसे सुनते हैं, बाहर की दुनिया सुन नहीं सकती। यही लोग इसके प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और इसकी ताकत है इनका अपना बनाया हुआ कंटेंट। ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो जेल रेडियो जो है वो सारे बंदियों को किसी न किसी रूप में इंटरेक्ट करने का हमें अवसर प्रदान करता है।
चाहे वो हमें कोई उनको इन्फॉर्मेशन देनी हो, संगीत मनोरंजन का कोई कार्यक्रम हो, लिटरेसी कैंप चलाना हो, इसके माध्यम से जेल प्रशासन बंदियों को जो है इंटरेक्ट। जेल में इस तरह के कार्यक्रम से कैदियों का व्यवहार भी धीरे धीरे बदल रहा है, जिससे वो सभ्य समाज में फिर से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने किए पर पछतावे के साथ ही फिर से समाज में रहना चाह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और वहीं अल्मोड़ा में भांग का बेहतरीन उपयोग किया जा रहा है। एक शख्स भांग के रेशों से 50 तरह के कपड़े तैयार कर रहा है, जिसकी अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लग गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहाड़ में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, बस थोड़ा सा जोखिम और धैर्य की आवश्यकता है। ऐसा ही कर दिखाया बनारस के रहने वाले नरेंद्र चौहान ने। 2014 में हवालबाग के कुराली में गांवों से भांग के डंडे इकट्ठा कर कपड़े बनाने का काम शुरू किया। तो आज भांग के रेशों से बने कपड़ों की डिमांड देश के साथ ही विदेशों तक हो रही है। उनका टर्नओवर भी अब करीब 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है। हम पूरी तरीके से भांग को लेकर के, हेम्प को लेकर के इन्वॉल्व हैं। फाइबर इसके जो रेसे हैं उससे हम काम करते हैं, जिसमें हमारे पास अभी जो रिक्वायरमेंट आ रही है स्विट्जरलैंड से आ रही है, ग्रीस से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, और देश तो अपना है ही है। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट शर्ट है, पैंट है, ट्यूनिक्स है, टी शर्ट है, सब कुछ हम हेम्प से बना रहे हैं। हवालबाग ब्लॉक के कई गांवों में महिलाओं को समूह बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ लोग भांग के डंडे इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुछ महिला कपड़ों की सिलाई कर रही हैं। मेरे को यहाँ 7 साल हो गया हुआ काम करते हुए, और हम यहाँ टी शर्ट, लेडीज सूट और भांग से बने हुए कपड़े बना रहे हैं, कॉटन के कपड़े बनाते हैं। मुझे यहाँ 4 महीने हुए हैं काम करते हुए। यहाँ मैंने बैग बनाना और पैंट बनाना, आईप्लो बनाना, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत प्रकार के बैग बनते हैं, बनाए हैं। भांग के दाने ऊंचे दामों पर बिकते हैं, उसके डंडे से लेकर जड़ों तक की मांग बाजार में है। अब सरकार ने भांग की खेती के लिए लाइसेंस दे दिया है, लेकिन पहाड़ में भांग की खेती कम ही हो रही है। लेकिन भांग के रेशों से कपड़े बनाने के बाद इसकी मांग बढ़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। केदारनाथ में पेटीएम के क्यूआर कोड के फ्लैक्स लगाने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ गया है। पहली बार सामने आए बद्री केदार समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोदयाल का कहना है कि यह गंभीर आपराधिक मामला है, इसकी जांच की जानी चाहिए। गणेश कोदयाल ने कहा कि पेटीएम के साथ एमओयू मेरे कार्यकाल में किया गया था। इसका मकसद था कि श्रद्धालुओं को एक सुविधा प्रदान की जा सके, लेकिन यहां तो फर्जी अकाउंट बनाकर कान लिया गया है। एक सुविधा है, ऐप है, जिसके माध्यम से लोग पे करते हैं। वो एक, लेकिन मंदिर के कैंपस में उस खाते का डिटेल देकर, स्कैनर उसका लगाकर और उसमें दान करिए और वो खाता फर्जी निकले, ये तो अपराध है और इस अपराध के लिए जांच होनी चाहिए। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। खराब मौसम, बर्फबारी और दरकते पहाड़ की आ रही तस्वीरों के बीच श्रद्धालु चारधाम रास्ते के लिए चल रहे हैं। अब तक 4.25 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार खासा उत्साह देखा जा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन यात्रा में बाधा बन रही है। इसके बावजूद भी यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 4.75 लाख श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 1.58 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, 1.18 लाख श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ। गंगोत्री में अब तक 1.04 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री में 92,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। धाम यात्रा अब फिर से पूरी रफ्तार से प्रारंभ हो गई है और पिछले दिनों केदारनाथ जी में काफी बर्फबारी थी और लगातार 1 माह से बर्फबारी होने के कारण से कई बार यात्रा बीच बीच में रुकी भी है।
मार्ग में बड़े ग्लेशियर भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा चली है। लेकिन अभी फुल स्विंग से यात्रा चल रही है और यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे देश भर के। लगातार सबके दर्शन हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यात्रा में अधिकाधिक संख्या में पूरे देश भर से, विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो पिछले साल का भी रिकॉर्ड इस बार यात्रा में टूटेगा। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ गंगोत्री धाम में बारिश और हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे कड़ाके की ठंड धाम में महसूस की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि मौसम इस वक्त साफ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मौसम का मिजाज फिर बिगड़ सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने पर चार धाम यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। हालांकि मौसम की दुश्वारियां लगातार बनी हुई हैं। वेदर डिपार्टमेंट ने 9 मई तक लगातार मौसम के खराब रहने की फोरकास्ट जारी किया है और इसी के मद्देनजर केदारनाथ के लिए भी 8 मई तक फिलहाल रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। सरकार की ओर से भी प्रयास हैं कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें न हो, इसीलिए लगातार अपील भी की जा रही है कि जब भी आप चारधाम यात्रा पर निकले, मौसम को देख कर निकलें। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।